आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आगरा में स्थित वक्फ मज़ार शहीद सालिस का मामला विवादों में है। बताया जाता है कि इस वक्फ की एक संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड बड़ी डील करने वाला है, क्योंकि इस जगह से करोड़ों की कमाई की जा सकती है। यह डील इतनी बड़ी है कि इस मामले में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता का नाम भी घसीटा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस काम को करने के लिए गैर कानूनी काम भी करने को तैयार हैं। इसीलिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बने वक्फ ट्रिब्यूनल की अहमियत पर भी बट्टा लगाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे कि बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल की कार्रवाइयों को हाई कोर्ट में क्यों चुनौती दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या सिर्फ लालच है या इसके पर्दे के पीछे कोई और है? क्योंकि आज स्वयं बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल की कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है, तो फिर दूसरे लोग ट्रिब्यूनल से इंसाफ पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मज़ार शहीद सालिस के बारे में बताया जाता है कि इसके ज़्यादातर मुतवल्ली ईमानदार नहीं थे। बोर्ड के चेयरमैन समय समय पर उनसे वसूली करते रहे और उनके कामों में बाधा भी डालते रहे। नतीजतन इस वक्फ का विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ। चाहिए तो ये था कि इस मज़ार की मीनारें और गुंबद सोने में तब्दील हो जाती और इसकी तमाम जायदाद सुरक्षित रहती। लेकिन आजकल हालत ये है कि मज़ार के आसपास की ज़मीनें किसके पास हैं, किन लोगों ने बेच दी, इसका सही जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग यहाँ के मुतवल्ली रहे मौलाना आगा रूही पर भी खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हैं, तो कुछ लोग उनके भाई अंसर अबकाती यानी अन्नू पर। इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी पर भी इस वक्फ को खुर्द-बुर्द करवाने का आरोप लगाया जाता है। मौजूदा समय में ऐसा ही आरोप चेयरमैन अली जैदी पर भी लग रहा है। पिछले दिनों मौलाना आगा रूही के बेटे मौलाना अब्बास नासिर ने साफ साफ कहा कि चेयरमैन अली जैदी ने उन पर दबाव डाला कि वे लीज के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दें, नहीं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि उनके हस्ताक्षर से इस वक्फ को करोड़ों का नुकसान होता। अब्बास नासिर यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे नुकसान होता। उन्होंने बताया कि चेयरमैन अली जैदी ने पेट्रोल पंप के मालिक से 2.5 करोड़ में लीज करने का सौदा तय कर लिया था और उनसे 50 लाख रुपये ले लिए हैं। इसीलिए वे उन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाल रहे थे और उनसे कहा जा रहा था कि भाजपा के नेताओं का दबाव है। मुतवल्ली ने अगर हस्ताक्षर कर दिया होता तो उन पर किसी तरह की बदउनवानी का कोई आरोप नहीं लगता। लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि ये 2.5 करोड़ चेयरमैन के जेब में जाते और इससे मज़ार को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका अंजाम मुतवल्ली को भुगतना पड़ा। चेयरमैन के लिए ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि अगर वे नहीं करते तो पेट्रोल पंप की लीज का मामला खटाई में पड़ जाता। ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद बोर्ड को भंग कर दिया जाए, जिसकी चर्चा गर्म है क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में चलने वाले इस बोर्ड की शासन व प्रशासन में जितनी शिकायतें हुई हैं, शायद ही इससे पहले
किसी बोर्ड की हुई हो। इस बोर्ड की गैर कानूनी कार्रवाइयों की शिकायत करने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता, बोर्ड के सदस्य, अधिवक्ता, मुतवल्ली और विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने ये शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ के सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक से की हैं। चूंकि भ्रष्ट माने जाने वाले बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए लोग भाजपा सांसद राजनाथ सिंह से भी खुश नहीं हैं। आगरा के मज़ार शहीद चालीस का मामला इसलिए विवादों में आया क्योंकि बोर्ड ने मुतवल्ली मौलाना आगा रूही के बेटे मुर्तज़ा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें हटा दिया और वहां अपना प्रशासक जफर सज्जाद को बना दिया। जफर सज्जाद वहां चार्ज लेने पहुंचे तो मुतवल्ली ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा और ये साबित करने में सफल हो गए कि वक्फ बोर्ड का आदेश इसलिए वैध नहीं है क्योंकि उस पर हस्ताक्षर सीईओ के नहीं है और उन पर भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगाए गए हैं। नतीजतन पुलिस अधिकारियों ने जफर सज्जाद को वहां से बैरंग लौटा दिया। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी नाकाम साबित हुए। इसके बाद मुतवल्ली ने बोर्ड की कार्रवाइयों को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी और उन्हें वहां से स्टे मिल गया। बोर्ड के लिए ये दूसरी विफलता थी। बताया जाता है कि इससे चेयरमैन की प्लानिंग पर पानी फिर रहा था, इसीलिए उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल की कार्रवाइयों को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया, जबकि ऐसा सोचना अपराध करने जैसा है क्योंकि ऐसा करने से वक्फ ट्रिब्यूनल का महत्व कम होता है। बताया जाता है कि लीज से मिलने वाली 2.5 करोड़ रुपए की लालच ने उन्हें अंधा बना दिया। बोर्ड ने हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दे दी और वहां से स्टे ले लिया। यह भी बताया जाता है कि बोर्ड ने हाई कोर्ट को अंधेरे में रखा और गलत तथ्यों को पेश किया। बताया जाता है कि अदालतों में सब काम हो जाता है। कायदे से हाई कोर्ट को इस मामले में स्टे नहीं देना चाहिए था और वादी से इस केस का फैसला होने तक इंतजार करने के लिए कहा जाता या वक्फ ट्रिब्यूनल को मामला जल्दी निपटाने का आदेश जारी किया जाता, पर हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया बल्कि वक्फ बोर्ड को स्टे दे दिया। आरोप लगाया जा रहा है कि एक जज जो मौलाना जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के करीबी हैं, उन्हीं के दखल के बाद ऐसा हुआ। कानून के जानकारों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को समय से पहले चुनौती दी है, ये गलत है। वे ये भी बताते हैं कि मुतवल्ली के वकील को पहले ही कैविएट लगा देना चाहिए था, तो फिर हाई कोर्ट उन्हें सुने बिना एक तरफा फैसला नहीं सुना सकता था। कानून के जानकारों का मानना है कि मुतवल्ली के पास अभी भी समय है, वे वक्फ बोर्ड को सबक सिखा सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। उन्हें बहुत ही आसानी के साथ कामयाबी मिल सकती है क्योंकि वक्फ के तमाम मामलों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है और कोई भी सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकता और हाई कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकता। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हाई कोर्ट को गलत तथ्य पेश कर गुमराह किया जाता है, जिस कारण हाई कोर्ट आदेश दे देता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश को जीरो कर दिया है बल्कि फटकार भी लगाई है।
इतना ही नहीं बल्कि फैसले के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दोबारा भेज दिया है। मुतवल्ली को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए, नहीं तो ये नज़ीर बन जाएगी और वक्फ बोर्ड दूसरे मामलों में भी ऐसा करेगा। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड इतनी जल्दी में क्यों है? ऐसा देखा जाता है वक्फ बोर्ड मुकदमों की पैरवी ठीक से नहीं करता, जिसके कारण मुकदमे सालों चलते रहते हैं। अगर जल्दी ही थी तो पिछली तारीख 4 मई को ट्रिब्यूनल में जल्दी करना चाहिए था, वहां तारीख क्यों ली गई? जानकारों का कहना है कि जल्दी पेट्रोल पंप के मालिक को है। अगर बोर्ड चुनाव बाद भंग हो गया तो उसका मामला खटाई में पड़ जाएगा और उसके 50 लाख रुपए जो वो दे चुका है वो फंस जाएंगे। 18,000 वर्ग फुट की जमीन की लीज का मामला 2.5 करोड़ में तय हुआ है। उसके लिए ये सस्ता है, क्योंकि अगर इसे सर्किल रेट के हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत अधिक बैठेगा। बताया जाता है कि इस लीज से मज़ार को करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि मज़ार के पास किराए के नाम पर कुछ हजार रुपए ही आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुतवल्ली ने पहले ही खुलासा किया था कि उनसे कहा जा रहा है कि भाजपा के किसी बड़े नेता की सिफारिश पर चेयरमैन लीज करवा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि वो भाजपा के नेता कौन हैं। तो भाजपा के नेता राजनाथ सिंह का नाम बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वे बेहद शरीफ हैं, इसलिए उनकी बात को नहीं काटा जा सकता। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि भाजपा नेता राजनाथ सिंह का नाम आगरे के वक्फ को लेकर गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। राजनाथ सिंह का इस मामले में कोई दखल नहीं है। कुछ स्वार्थी वक्फ बोर्ड से संबंधित लोग अपने स्वार्थ की खातिर राजनाथ सिंह का नाम जोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरे मामले की जांच करे। पेट्रोल पंप की लीज वैसे भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा वक्फ एक्ट में लिखा गया है। लीज स्कूल और अस्पताल के लिए की जा सकती है, लेकिन ये लीज पेट्रोल पंप के मालिक से की जानी है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इससे जुड़े तमाम तार की जांच करानी चाहिए और लीज पर रोक लगा देना चाहिए। मंजर एडवोकेट ने वक्फ ट्रिब्यूनल का सम्मान करने की बात कहते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड ने वक्फ करबला अब्दुल्लापुर के मामले में भी गैर कानूनी कार्रवाई की है और मनमानी कर रहा है। उसने बिना जांच पड़ताल किए इस करबला को वक्फ अलल खैर से वक्फ अलल औलाद में बदल दिया, लेकिन जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्रिब्यूनल इस केस की बारीकी से सुनवाई कर रहा है। इस मामले में अदालत ने रजिस्ट्रार को तलब किया और उनसे बयान लिया कि स्याह रजिस्टर कहाँ है। इस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि इसे विनष्ट कर दिया गया है, जबकि इसे विनष्ट नहीं किया जाता। इसके मौजूद होने के उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं। वे जल्द ही ये साबित करेंगे कि 1968 के जिस बैनामे का जिक्र किया जा रहा है वो फर्जी है। स्याह रजिस्टर में उसका उल्लेख नहीं है, इसीलिए स्याह रजिस्टर के विनष्ट करने की बात कही जा रही है और रजिस्ट्रार के साथ साथ वक्फ बोर्ड के कर्मचारी और वकील भी उनका साथ दे रहे हैं, जो गलत है। ऐसा करना गैर कानूनी है। मंजर अली एडवोकेट ने कहा कि उनके अधिवक्ता साबिर अली एडवोकेट ने संबंधित जजों से इस बात की नाराजगी जताई है और उन्हें लिखित अर्जी दी है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि विपक्ष के
कैसर मेहदी और उनके बेटे अदालत में वकील के पूर्ण ड्रेस में मौजूद थे, जबकि उनकी तरफ से वकालत दूसरे वकील कर रहे हैं। बैंड लगाकर कोर्ट में खड़े होने और टोका टाकी करने का अर्थ है कोर्ट को प्रभावित करना, इसलिए उनके खिलाफ शिकायत की गई है। उनका ये अमल कानून की नज़र में गलत है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री और स्याह रजिस्टर को विनष्ट करने का मामला जल्द ही साफ हो जाएगा और अदालत इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश देगा। बहरहाल मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड हंग हो चुका है और इसके तमाम मेंबर बिखरे हुए हैं। ऐसी हालत में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अकेले कोई भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। कानून के जानकारों का मानना है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अब तक जो फैसले इंडिविजुअल कैपेसिटी में किए हैं उसे रद्द किया जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड के तमाम कामकाज की जांच करानी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।